एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं हमारे एस्ट्रो लिस्टिंग के नए एपिसोड के साथ। और डॉक्टर उत्तरा शर्मा इंडिया की बहुत ही प्रख्यात और जानी मानी केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। उनका करीब 35 साल से भी ज्यादा का एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में का अनुभव है और उनके देश विदेश में हजारों क्लाइंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम उनसे एक नए और महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और ये विषय बेसिक भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका टॉपिक है ज्योतिषी का महत्व और उपयोग। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में कम विश्वास करते हैं वो लोग ज्यादा इस क्वेश्चन को करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का यूज क्या है, हमारे मनुष्य के जीवन में एस्ट्रोलॉजी का यूज क्या है, हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों माने और इसके क्या क्या उपयोग हैं, इससे हम क्या क्या चीजों का पता लगा सकते हैं और इसके साथ साथ क्या चीजें ज्योतिषी नहीं कर सकता है, ज्योतिष से क्या क्या चीजें संभव नहीं है। क्योंकि ज्योतिष कोई एक जादुई चिराग तो नहीं है, इसलिए क्या चीजें हो सकती हैं क्या चीज नहीं हो सकती ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए सबके दिमाग में। और एक चीज ये है कि जब आजकल हम जाते हैं कि कोई व्यक्ति होता है एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हर गली में पाए जाते हैं आजकल, बहुत अच्छे भी होते हैं और दूसरे तरीके के भी होते हैं। तो हम कैसे ये पहचान करें कि अच्छा ज्योतिषी के पास हम जाएं, अच्छे ज्योतिषी के साथ संपर्क में हम कैसे आएं, तो उनको हम कैसे पहचानें, इस बारे में भी दीदी हमको कुछ बताएंगी। तो हम डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दीदी, आप कैसी हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ज्योतिष की उपयोगिता क्या है, क्यों हम ज्योतिष। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष कोई आज की विधा नहीं है, कोई आज की साइंस या आज की कोई चमत्कारिक ज्ञान नहीं है जो हम इसका महत्व समझें। ये हजारों वर्षों से केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के हर देश में ज्योतिष का विकास हुआ है, हर देश में। और हर देश में ऐसा माना जाता था कि जो राजा लोग होते थे वो हमेशा अपने साथ एक राजपुरोहित भी रखते थे और उससे समय समय पर सलाह लिया करते थे। ऐसा माना गया है कि राजा मतलब वराह मिहिर जो हुए हैं हमारे देश के ज्योतिषी महान, उन्होंने ये कहा है कि वो राजा कभी भी सफल और श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हो सकता जो ज्योतिषी के बिना है। और बल्कि ये तो हो गई राजा की बात, उन्होंने तो प्रजा से भी कह दिया कि प्रजा को उस राज्य में नहीं रहना चाहिए जहां पर ज्योतिषी ना हो, श्रेष्ठ ज्योतिषी ना हो। क्योंकि ज्योतिषी जो है आने वाले संकटों का, भविष्य का जो है सही ज्ञान आगे से आगे दे देता है एक अच्छा ज्योतिषी, और सावधान कर देता है। तो व्यक्ति जो है आगे वाले समय, आने वाले समय में जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं उनको उसी के हिसाब से निवारण करता चलता है। मतलब हम ज्योतिषी को कायदे से एक नाविक की उपाधि दे सकते हैं। एक व्यक्ति है जो तैर रहा है, उसको नहीं पता है कि नदी में कहाँ ज्यादा गहराई है कहाँ कम गहराई है, लेकिन ज्योतिषी एक नाविक की तरह है जिसको पता है पूरा कि आगे गहराई है, उसके बाद उथला आ जाएगा, फिर कम पानी आ जाएगा। तो वो इस व्यक्ति को बता सकता है कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो गहरा लगेगा तुमको पानी, लेकिन उसके बाद फिर ठीक है और तुम आनंद से किनारे पर चले जाओगे। तो व्यक्ति क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है जब उसको अपने भविष्य के बारे में पता लग जाता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ और आगे मेरा ऐसा भविष्य होने वाला है। तो वो उसी के अनुसार आगे प्लानिंग करके योजना बनाकर कार्य करता है। उसकी मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए जो है सबसे बड़ा काम जो करता है वो ज्योतिषी करता है। और ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी सब कुछ कर ले, ये संभव नहीं है। ज्योतिषी की अपनी भी और ज्योतिष शास्त्र की भी सीमाएं हैं। मतलब सीमाओं का मतलब है कि लिमिट्स है उसकी, और ये जरूरी नहीं है कि वो हर चीज का हर तरह से समाधान कर सके, लेकिन फिर भी मैक्सिमम समस्याओं, मानव जीवन के में आने वाली जो समस्याएं रहती हैं मानव के जीवन में दैनिक आ सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में ज्योतिषी समर्थ है। हाँ, कई लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी को ले आते हैं, राजनीतिक एस्ट्रोलॉजी को ले आते हैं, और उसमें कभी उनकी भविष्यवाणियां सही हो जाती हैं तो वो बहुत ही खुशी से फूले नहीं समाते, उनका नाम यश हो जाता है। लेकिन ये और जो विधाएं हैं ज्योतिष की, उनमें अभी भी बहुत शोध की या रिसर्च की आवश्यकता है।
अगर उनमें रिसर्च हो जाए तो वो भी हमारे काम की है। अभी देखिए जो कोरोना बीमारी जो आई थी, इसके बारे में अब बाद में तो सबने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन पहले से किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ये विधा आती है, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी जब ऑपरेट हो जाती है वर्ल्ड वाइड कोई चीज, तो जो हमारी व्यक्तिगत कुंडली है ना, वो उसमें फेल हो जाती है, फिर वो काम नहीं करती है। मतलब कईयों की जिनकी मृत्यु अभी नहीं थी उनकी कुंडली के हिसाब से, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो ज्योतिषी जो है आपको एक गाइड, एक दिशा निर्देशक की तरह आपको सलाह दे सकता है, आपकी मानसिक चिंताओं को कम कर सकता है और आपको आगे बढ़ने की, स्वस्थ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप कुछ एग्जांपल्स बताइए कि जैसे हमारे लोगों की जो जो एक इंसान की डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की नौकरी, किसी का शादी, किसी का बच्चे, तो इसमें किस किस तरीके से ज्योतिषी आपके क्वेश्चनों का या चिंताओं का समाधान कर सकता है, एग्जांपल्स, जिससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि क्या क्या ज्योतिषी से आ सकता है। शुरू से ही मैं बताऊं, जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो बचपन से, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन जब हम लोग थे बचपन में या हमारे आगे वाले बच्चे जनरेशन, उस समय माँ बाप जो अपनी इच्छाएं होती थी वो बच्चों पर थोपने की कोशिश करते थे। मतलब कि हम डॉक्टर नहीं बन सके तो हमारा बेटा बन जाए, या हम इंजीनियर नहीं बन सके तो हमारा बच्चा तो बन जाए। बच्चे की क्या अभिरुचि है ये जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते थे, कभी भी। उनका इंटरेस्ट हो, और बच्चे भी उस समय आज्ञाकारी होते थे, तो जो माँ बाप ने कह दिया साइंस ले लो तो साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले लो। मुझे याद है मेरे जो ब्रदर्स थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने जब कॉमर्स ली तो सबने उनको टोका था, अरे तुमने साइंस क्यों नहीं ली, साइंस लो, तुम तो इतने होशियार हो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पिताजी की इच्छा है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो इसलिए हमने कॉमर्स ही ली है। ऐसा उस समय ये बातचीत होती थी। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे उन विषयों में नहीं रुचि रखते, तो उससे परेशानी हो जाती है। तो अगर एक ज्योतिषी के पास यदि वो सलाह लेने जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को मैं किस क्षेत्र में भेजूं जिसमें वो सफल हो सके, तो एक अच्छा ज्योतिषी, समझदार ज्योतिषी जो होता है, जिसको ज्ञान है सही तरीके का, वो उसकी कुंडली देखकर उसको बता सकता है कि भाई इसको इस विषय में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, या ये इस विषय में पढ़ाई करके और अपने जीवन में सफल रहेगा। इस तरह से हम उसको सलाह दे सकते हैं। इसी प्रकार जहां बड़े होकर वो व्यवसाय करेगा या नौकरी में सफल रहेगा, ये भी एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रश्न आ जाता है। कई बार हमने देखा है कुंडलियों में बुध की महादशा चलती रहती है तो उसका दिमाग व्यापार में घुसा रहता है, लेकिन करनी उसको नौकरी पड़ती है। तो उसकी कुंडली का अगर हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें, बारीकी से करें, तो हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति नौकरी में सफल रहेगा या व्यापार करके, और हम उसको सही सलाह दे सकते हैं ताकि वो निश्चिंत होकर काम करे और कभी नौकरी कभी व्यापार में इधर उधर ना झूले। तो इस तरह से हम एक क्लियर कट विजन उसको दे सकते हैं। विवाह के विषय में भी यही बात आती है। आजकल तो मतलब डेटिंग वगैरह पहले से शुरू हो गई है, लड़के लड़कियां एक दूसरे से परिचित अधिक हो गए, जानते हैं, साथ पढ़ते हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं। लड़कियां भी, देश काल और परिस्थितियां बदल गई हैं, तो कैरियर बनाने के साथ साथ, अब क्योंकि साथ साथ पढ़ते हैं इसलिए साथ साथ उनकी दोस्ती भी हो जाती है, शादी के बारे में भी सोचने लगते हैं, और उसके बाद फिर ज्योतिषी के पास आते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज, कि जितनी हमारी यंग जनरेशन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेती है, उतने बड़े लोग भी शायद नहीं लेते होंगे। वो लोग बच्चों की कुंडलियां बनवा के रख देते थे, बस इतना सा काम था उनका। वो सलाह लेने कभी नहीं जाते थे कि मेरे बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं। आजकल के बच्चे सलाह लेने आते हैं। एक बच्ची है 12th पढ़ रही है, वो अब वो करना चाहती है फैशन डिजाइनिंग, और उसके पेरेंट्स उसको जोर दे रहे हैं कि नहीं तुम इंजीनियरिंग करो। वो इतनी दुखी थी और उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं बाहर जाकर फॉरेन जाके फैशन डिजाइनिंग कर सकूंगी कि नहीं, आप मेरी कुंडली देख के बताओ। तो बिल्कुल यंग जनरेशन, 18 साल 20 साल के बच्चे मतलब ज्योतिष में प्रश्न पूछने आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी। तो इसमें जो एक सही ज्योतिषी होता है, जो जानकार ज्योतिषी है, वो उनको सही एडवाइस कर सकता है जो उनके लिए लाभदायक साबित होती है।
हम उन ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहे जो केवल सूर्य चंद्र मंगल राहु इनके नाम जान लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लेते हैं, 2-4 श्लोक रट लेते हैं। उन ज्योतिषी की हम बात नहीं कर रहे, उसको हम ज्योतिषी नहीं कहेंगे। उससे ज्यादा तो अच्छे अगर पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं जिनको वाकई थॉरो ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, उनसे अगर सलाह लेंगे हम लोग तो वो बहुत सही सलाह देंगे ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। बिल्कुल। और ये भी जाना जा सकता है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की खराब समय चल रहा है, काफी उसको नौकरी नहीं चल रही है, लगी हुई है, या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजी से ये काफी अप टू वेरी प्रिसाइसली पता चल सकता है कि कब तक ये इसका बुरा समय रहेगा, फिर कब से अच्छा आएगा। इसके बारे में आप क्या बोलती हैं? हाँ, इस बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आलोचना नहीं कर रही ज्योतिषियों की, लेकिन मैंने व्यवहारिक दृष्टि से ये देखा है कि अधिकांश ज्योतिषी जो है, वैदिक ज्योतिषी खासतौर से, दशाओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। देते हैं कई लोग, बहुत अच्छे भी देते हैं जो ज्ञानी है, लेकिन कई लोग केवल गोचर, बस कुंडली देखी उन्होंने, देखा सामने कुंडली और गोचर देख लेंगे, गुरु का गोचर यहाँ चल रहा है, शनि का गोचर यहाँ चल रहा है, बस उसके हिसाब से उसको बताना शुरू करते हैं। मेरा इस विषय में यही विनम्र निवेदन है उन ज्योतिषियों से भी और बाकी लोगों से भी कि कुंडली को समग्र रूप से देखना चाहिए। सबसे पहले आप कुंडली देखें, आप केपी पे भी पहले मत जाओ, लेकिन कुंडली पे तो पहले ठीक से जाओ, केपी तो चलो बाद में है। तो उस कुंडली को पहले आप देखिए, कौन सी लग्न है, चंद्रमा किस राशि में है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति कहाँ है कुंडली में, ग्रहों के बलाबल कि भाई वो उच्च का है कि नीच का है कि स्वक्षेत्री है कि क्या है, और उनके दृष्टि संपत्ति, ये आपको एक दृष्टि से देख लेने चाहिए कुंडली में। उनकी अंशात्मक दृष्टि मतलब डिग्री टू डिग्री, कितने पास है कितने दूर है, और इसके साथ साथ उनकी क्या दशा चल रही है, कौन सी दशाएं निकल गई, कौन सी आने वाली है, उसके आधार पर जो है हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमारे सामने पिक्चर क्लियर एक हो जाती है कि उसकी जो आने वाली दशा। एक चीज इसमें और एक मैं टिप दे दूं, विष्णुमूर्ति जी का तो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, कि अगर व्यक्ति को नक्षत्रों का भी ज्ञान हो, क्योंकि आप जानते हो कि नक्षत्र जो है राशियों और ग्रहों से भी पहले के हैं। पुराने जमाने रामचंद्र जी का नक्षत्र हमको पता है, जन्म नक्षत्र पता है, कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र पता है, और रामचंद्र जी का पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण भी हमें पता है जो कर्क राशि में आता है। मतलब इतना साइंटिफिक विभाजन है वो, उसको आप ऐसे ही हल्के से नहीं ले सकते। तो यदि हम ये भी जान लें कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है, तो उसी से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि अरे नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का स्वामी है। वेरी सिंपल। तो उससे आप उसका आने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं। और मेजर पीरियड क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है महादशा जी। आने वाली अगर महादशा अच्छी है तो उसमें जो खराब अंतरदशाएं आएंगी ना, देखिए कुंडली में 6वां भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है, ये तीनों खराब भाव है और सबके जीवन में सुख दुख आते ही हैं। और ये हमारे कर्मों का भी फल है, पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र हमें ये कहता है कि अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारा आने वाला जन्म जो है सुधरे। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कुंडली में कि महादशा यदि अच्छी है, अच्छे भावों से जुड़ी हुई है, और अंतरदशा बीच बीच में खराब आती है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव बुरा नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी की महादशा ही खराब है, मेजर पीरियड ही खराब चलेगा, तो जो अंतरदशाएं आती है ना, जो अच्छी वाली होती हैं, वो कम प्रभाव डाल पाती हैं। तो इस तरह से जो है हम उसको संकेत दे सकते हैं कि देखो परेशानियां तो तुम्हारी चलेंगी, लेकिन जिसके ज्यादा परेशानियां चलेंगी उसके लिए हम फिर अच्छे अच्छे पीरियड निकाल के थोड़ा सा उसको सांत्वना देते हैं कि ये पीरियड तुम्हारा अच्छा आएगा, इस समय अच्छा निकलेगा। और अगर मेजर पीरियड अच्छा होता है किसी किसी का, तो हम कहते हैं कि ये पीरियड थोड़ा सावधान रहना, बाकी तुम्हारा अच्छा है। कुल मिलाकर मतलब 120 वर्षों की दशाएं हमारे सामने निकली रहती हैं, उनके आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि तुम्हारी यंग एज कैसे निकलेगी, तुम्हारी मध्यम आयु जो है उस समय तुम कैसे सक्सेसफुल रहोगे। कल परसों ये कुंडली मेरे पास आई थी, बहुत बढ़िया कमाल की, राहु की महादशा चल रही थी
और 30 साल की उम्र से उसके गुरु की महादशा जो उसके लाइफ का क्रीम पीरियड साबित हो सकती है, वो बहुत ही बढ़िया भावों से जुड़ी हुई, उच्च का गुरु समझ लीजिए, और 7th और 10th से जुड़ा हुआ है, 2nd हाउस में मिथुन लग्न। तो अब हम उसको, और सबलॉर्ड भी अच्छा है केपी के हिसाब से अगर हमने देखा, तो हम उसको यही बोल सकते हैं कि तेरे ये 16 साल जीवन के बहुत अच्छे निकले। तो वो काफी संतुष्ट होता है और जीवन में और जोश से जो है आगे काम करने लग जाता है। इस तरह से उनको बता सकते हैं। अगर बुरा टाइम है तो भी हम उसको सॉफ्टली हिंट दे सकते हैं, बिल्कुल भाई इस समय थोड़े सावधान रहना, रिस्क मत लेना, जॉब चेंज मत करना, जहां तुम टिके हुए हो वहीं टिके रहो। अभी कोरोना काल में कितनों की नौकरियां छूटी हैं, कितने लोगों ने परेशानी यहाँ अपनी हमारे साथ शेयर करी, छूट गई नौकरी, आप क्या कर सकते हैं। तो उनको वही समय बताया गया कि देखो इस समय के बाद से तुम्हारा पीरियड अच्छा आ जाएगा, तुम ट्राई करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और मतलब जैसा कि आपने बोला, सबसे बड़ा मैं भी यही समझता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा यूज ये है कि अगर आपकी खराब समय चल रहा है तो आपको अगर ये कोई बता दे कि इस समय से इस समय तक खराब समय है, तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि देन यू विल नॉट बी डिप्रेस्ड। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कोई की काम नहीं बन रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लो नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि इस समय से इस समय तक समय खराब है, तो आप उसको जानते हुए तो आपको बहुत बड़ा हेल्प है। और अगर आपको ज्योतिषी ये बता दे कि इस समय से इस समय तक आपका बहुत अच्छा समय है, तो आपको पूरी तरह से अपने सारे एफर्ट लगाने चाहिए, थोड़े रिस्क भी लेने चाहिए, जिससे आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा यूज मेरे को यही लगता है कि अच्छा समय बुरा समय क्या पता कर लें, ये पता लग जाता है। और फिर अगर एक अच्छा ज्योतिषी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखकर सबसे पहले तो ये अनुमान लगा सकता है कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रगल कर पाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और अगर चंद्रमा मजबूत है जी, मन उसका स्ट्रांग है, तो वो हर झटका सह लेगा। कभी कभी ऐसा होता है चंद्रमा पर शनि की दृष्टि या शनि के साथ संयोग, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और उनके कामों में बाधाएं भी आती हैं, रुकावट भी आती है, जल्दी जल्दी काम नहीं होते। चंद्रमा कहता है इसको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, शनि देरी लगाता है जी। तो ऐसे व्यक्ति, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनको भी हमें मानसिक सांत्वना देने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ उपाय हल्के फुल्के बता सकते हैं हम, शिव की आराधना है, ठीक है, ये सब बता के हम उनके मन को थोड़ा बलवान बना सकते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये जो कार्य है ज्योतिषी बहुत बखूबी, ज्योतिष शास्त्र तो कहता ही है, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी उसको डरा के नहीं, उसको डराए ना, बल्कि उसको सांत्वना दे, क्योंकि आपके पास लोग मानसिक शांति प्राप्त करने आते हैं, आपको और दुखी डराने नहीं। ये हम नहीं चाहते, ज्योतिषी को भी नहीं चाहना चाहिए कि व्यक्ति उनसे खुश होके जाए उनके पास से जी। और किसी को अगर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, अगर कोई ऐसा कंसल्ट करना चाहता है तो सबसे पहले हम उसका नाम मांगते हैं। हमारे पास तो आजकल तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो हम मेरा जो सिस्टम है वो मैं बता रही हूँ, जनरल भी वही रखता है कि डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें हमें चाहिए होती हैं। कई पंडित लोग जो होते हैं वो कहते हैं कुंडली भेज दो, और बस वो चौकोर जो कुंडली बनी रहती है उसके हिसाब से शुरू हो जाते हैं। ये गलत तरीका है। हमेशा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करिए। हम एक बार हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में बनाते हैं कुंडली, जो डिटेल उसने भेजी होती है, दोबारा हम उससे कंफर्म करते हैं कि देखो हमने ये डेट ली है, तुम्हारी यही डेट है ना, यही टाइम है ना, और यही प्लेस है ना, क्योंकि ये तीनों चीजें करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये करेक्ट होंगी तभी हमारे प्रेडिक्शन सही आएंगे, अगर यही गलत हो गए तो आपके प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें, और नाम तो होना ही चाहिए, और मेल फीमेल कौन है, और अगर किसी के पास कभी कभी ये डिटेल नहीं होते हैं सही, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? हाँ, जिनके पास अगर ये डिटेल्स नहीं है या उनको अपने बर्थ टाइम पे डाउट है, तो उनके मन में अगर कोई प्रश्न घुमड़ रहा है जो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या उसमें डिसीजन लेने की आवश्यकता है उनको, तो कृष्णमूर्ति जी ने भी, और हमारे शास्त्रों में भी, होरा शास्त्र पे भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं पुराने प्राचीन साहित्य में, और कृष्णमूर्ति जी ने उसको डेवलप भी किया है। उन्होंने जो नक्षत्रों के उपविभाजन किए हैं 249, हमारे प्राचीन समय में जो प्रश्न कुंडली थी उसमें क्या किया था, नवांश के आधार पर, जैसे
नवंश हैं, एक एक नक्षत्र के उन्होंने 4-4 हिस्से कर दिए, तो 27 नक्षत्रों के 108 हो गए, और 108 नंबर में से एक नंबर मांगकर प्रश्न कुंडली का उत्तर दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे शॉर्टकट में जो आ जाते हैं ना हम लोग, तो शॉर्टकट में आ गए। कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उदित, जो उस समय कुंडली उदित है, बस उसको बनाया और बता दिया। ये थोड़ा सा गलत तरीका है, कभी कभी भी हो जाता है। लेकिन अब जो है कृष्णमूर्ति जी ने चूंकि नक्षत्रों के और उप विभाजन किए, तो उन्होंने उनके 249 उप विभाजन कर दिए। 249 करने से उसमें से कोई भी एक नंबर वो दे सकता है, प्रश्न अपना दे दे ईश्वर का नाम लेकर, तो उसका आंसर उसको प्रश्न कुंडली से उसी समय जब वो ज्योतिषी के पास बैठा है उस समय उसका मिल जाता है कि तुम्हारे ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कब तक नहीं बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस तरह से उसके मन में पता लग जाता है उसको कि मैं करूं कि नहीं करूं, तब उससे भी वो संतुष्ट हो सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने दीदी बताई, बहुत ही अच्छी यूजफुल बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअल में जाते हैं और ऐसे ज्योतिषियों के पास जाते हैं जो ये बोलते हैं कि आपकी हम प्रॉब्लम 15 दिन में सॉल्व कर देंगे, 20 दिन में सॉल्व कर देते हैं। तो उनके बारे में जरा सा आपको सभी को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी का काम ये नहीं है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम वो बता सकता है कि ये प्रॉब्लम इस समय तक रहेगी, और उस प्रॉब्लम को थोड़ा रिड्यूस करने के थोड़े ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सॉल्व करने का काम ज्योतिषी का नहीं होता है। तो इन लोगों से, इस तरीके से आप लोग ज्योतिषी के बारे में, अच्छे ज्योतिषियों के बारे में जाने कि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एजुकेशन है, इस तरीके से लोगों के संपर्क में आए। और दीदी आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाते जाते अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान मिला है, हमें ग्रहों की गति पढ़ने का मौका मिला है, तो जो हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आई है वो चेंज नहीं हो सकती। हर ग्रह को एक एक डिपार्टमेंट मिल गया है, 12 भाव हैं हमारे, 12 भावों में से हर ग्रह किसी किसी भाव का मालिक है, तो उसको उसी फील्ड में या उसी भाव का काम करना है। कोई भी पंडित, कोई भी जानकार, कोई भी मंत्र शास्त्री किसी भी ग्रह के फलों को पलट नहीं सकता। जो फल उसको देने हैं वही वो देगा। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि उसके कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति के कि उनके रिजल्ट्स या दुष्परिणामों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन वो उनको रोका नहीं जा सकता। ये मेरा कहने का मतलब है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही अच्छी बात बताई कि क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में ज्योतिषी के पास जाते हैं कि सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। और आजकल बहुत सारे ज्योतिषी होते भी हैं जो बोलते हैं हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो इस चीज से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और कई लोग ऐसा बोलते हैं आप तो हमें अंगूठी पहना दो, हाँ, नग तो कोई सा भी नग पहना दो, मतलब उनको लगता है कि नग पहनाने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रत्नों की भी एक लिमिट है, और रत्न हमेशा ऐसे ग्रहों के और ऐसे भावों के से जुड़े हुए ग्रहों के पहनने चाहिए जो आपको लाभदायक हो, आपको उन्नति प्रदान करे। ना कि कई बार तो मैंने देखा है कि ग्रह अष्टम भाव में पड़ा हुआ है या कोई नीच का ग्रह है, बिना ये देखे कि वो क्या अच्छे या बुरे रिजल्ट देने वाला है, कई लोग उनको वही रत्न पहना देते हैं। नीच का है तो मजबूत हो जाएगा तो अच्छे फल देने लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस धारणा से सावधान रहें, रत्न सोच समझ कर। अकारक गुरु की दशा चल रही है और उसको गुरु पहना दिया क्योंकि गुरु नीच का है कुंडली में। हाँ, ऐसे इतने केसेस हम डेली देखते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं होता है, बहुत दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमारा जो मकसद है हम लोगों का, एस्ट्रो लिस्टिंग का भी यही मकसद है कि इस जो हमारी जो साइंस है, ज्योतिषी है, इसको हमको इम्प्रूव करना है। इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज आ गई हैं इसको खत्म करना है, लोगों तक सही जानकारी ले जानी है, जिससे लोगों को पता चले कि ज्योतिषी कर क्या सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो ये अगर हम इसमें भी 1% भी, अगर एक ड्रॉप भी अगर हम इस ओशन में थोड़ा प्योरिफिकेशन में काम करते हैं तो हम सभी लोग सफल हैं। और बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, शंका हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू दीदी, थैंक यू।